हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की यूनिट फोर्थ है। नागरिक और प्रशासन से संबंधित एक यूनिट है, फोर्थ यूनिट, जिसके चैप्टर 1 को हम पढ़ेंगे, भारत में लोक सेवा का वितरण। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में कि लोक सेवा का क्या अर्थ होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसके अलावा एक हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर ये लोक सेवा का शब्द आया कैसे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए अब हम अपने वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लोक सेवा का अर्थ होता है, लोक सेवाएं सरकारी सेवाएं हैं, मतलब सरकारी सेवाएं जो होती हैं वही लोक सेवाएं हैं। राज्य द्वारा नियोजित वे सभी कार्मिक मीन्स होता है कर्मचारी, जो जनता की देखभाल में लगे हैं, लोक सेवा के सदस्य होते हैं, जिन्हें नॉर्मली हम लोक सेवक कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो राज्य है, राज्य मतलब सरकार है, सरकार के अंडर में अगर कोई व्यक्ति काम करता है, वो भी जनता के लिए वो काम कर रहा है, सरकार उसे पैसा देती है बट वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है, जनता की देखभाल कर रहा है, जनता को अपनी सर्विस दे रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लोक सेवा कर रहा है, और उसको हम कहेंगे लोक सेवक, क्योंकि वो लोक सेवा कर रहा है। तो यहाँ आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसे और आसान करते हैं। इसके अलावा लोक सेवा को हम यूँ भी कह सकते हैं कि राज्य की सेवा या नौकरी जो जनसाधारण के हित में हो, मतलब सरकार के अंदर अगर कोई नौकरी करता है तो उसे हम लोक सेवा कहते हैं, या फिर सरकारी नौकरी को भी आप लोक सेवा कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, राज्य की सेवाओं की दो शाखाएं होती हैं, दो ब्रांच होती हैं स्टेट की, सरकार की सर्विसेज की। पहली शाखा है सैनिक शाखा, मतलब सैनिक सेवा। अगर कोई भी व्यक्ति सैनिक सेवा देता है देश को, तो उसको हम लोक सेवा नहीं मानते हैं। लोक सेवाओं में असैनिक सेवाएं आती हैं। तो दो शाखाएं हैं, सैनिक और असैनिक। तो सैनिक शाखाओं को, सैनिक सेवाओं को राज्य की लोक सेवाओं में नहीं गिना जाता है, बल्कि असैनिक सेवाओं को, जितनी भी असैनिक सेवाएं हैं जो सेना से संबंधित नहीं हैं, उनको लोक सेवा माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने लोक सेवा की मीनिंग को, लोक सेवा के अर्थ को डायरेक्ट समझ लिया है, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा और भी गहराई में जाना है। तो देखिए, ब्रिटेन में लोक सेवा का जो अर्थ दिया जाता है उसे ही व्यापक तौर पर पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है। ब्रिटेन लोक सेवा की जो भी मीनिंग बताता है उसे दुनिया में ज़्यादातर माना जाता है। यहाँ लोक सेवा का आशय ताज के सेवकों से है, ताज के जो सेवक हैं उनसे है, जो असैनिक रूप से भर्ती किए गए हैं और जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि से ही वेतन दिया जाता है, लेकिन इनमें राजनीतिक और न्यायिक पदाधिकारी शामिल नहीं हैं। तो देखिए, ब्रिटेन में लोक सेवा का कुछ ऐसा अर्थ है, जो राजा हैं होते हैं वहाँ के, जो क्वीन हैं, उसके सेवकों को ही वहाँ, उसके सेवक जो सेवाएं देते हैं उसको लोक सेवा माना जाता है। बट ये कौन सी सेवाएं होनी चाहिए? असैनिक, सेना के अलावा जो भी व्यक्ति उनको सेवाएं देता है उसको लोक सेवा माना जाता है। ब्रिटेन में लोक सेवा में मात्र केंद्रीय कर्मचारियों का ही समावेश किया जाता है और स्थानीय सरकार के कार्मिकों को, यानी कि कर्मचारियों को, इससे बाहर रखा जाता है। इसके विपरीत अमेरिका और भारत में सभी राजकीय कार्मिकों को लोक सेवा में रखा गया है, चाहे वे केंद्र के हों या राज्य के या स्थानीय प्रशासन के। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन की लोक सेवा में वही अधिकारी आते हैं, वही ऑफिसर्स या वही एम्प्लॉयज़ आते हैं जो सेंट्रल लेवल पर, जो केंद्रीय स्तर पर काम करते हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। वैसे वहाँ पे राज्य सरकारें तो होती नहीं हैं और स्थानीय सरकारें होती भी हैं, तो उनके कर्मचारियों को लोक सेवा में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि अगर हम भारत में देखें तो भारत में और अमेरिका में जो स्टेट लेवल पर जो
जो भी कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और जो सेंट्रल लेवल पर, जो केंद्रीय स्तर पर काम करते हैं, उन दोनों को ही लोक सेवा में शामिल किया जाता है, यानी कि लोक सेवक माना जाता है। इसका एक एग्जांपल हम भारत से देख सकते हैं। यूपीएससी और पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो साफ साफ दिखाते हैं कि स्टेट लेवल और सेंट्रल दोनों ही लेवल के व्यक्तियों को, कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाता है। इसके अलावा लोक सेवा से संबंधित हम एक परिभाषा को देख सकते हैं। ग्लैडन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है: ताज के वे सेवक जो राष्ट्र की सेवा में तन मन से जुटे हैं तथा जो स्थायी, वेतनिक और व्यावसायिक हैं। यहाँ पर ग्लैडन कह रहे हैं कि ऐसे सेवक जो पूरे देश की सेवा करते हैं, ताज का मतलब ऐसे पूरे देश की सेवा ही माना जा सकता है, जो पूरे देश की सेवा करते हैं, जो राजनीति से अपने आप को अलग रखते हैं और पूरे मन से देश की सेवा करते हैं और स्थायी हैं, वो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। मतलब वो नेताओं की तरह 5 साल बाद हटते नहीं हैं, वो स्थायी हैं और उन्हें वेतन दिया जाता है। उन्हें ही हम सेवक कहते हैं, लोक सेवक कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोक सेवा शब्द के इतिहास को देखें तो इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। लगभग 150 साल पहले 1841 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पॉल के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में काम कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो असैनिक कर्मचारी थे, उनके लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, रॉबर्ट पॉल, उन्होंने भारत में काम कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो असैनिक कर्मचारी थे, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग, लोक सेवा शब्द का प्रयोग किया था। असैनिक का मतलब आपको बता ही दिया है, जो सेना से संबंधित ना हो। सेना के अलावा जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे असैनिक कार्य माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लोक सेवा की विशेषताओं की। फ्रेंड्स, इसकी सबसे पहली विशेषता है कि जो लोक सेवा होती है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं। जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं वो सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाती हैं, और सरकार का सबसे पहला दायित्व यही होता है कि वो अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को सरकारी सेवाएं यानी कि लोक सेवाएं प्रदान करें। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि लोक सेवाओं को प्रदान करते समय सरकार कभी भी लाभ का दृष्टिकोण नहीं रखती है। सरकार ये नहीं सोचती है कि हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सरकार का मेन फोकस होता है कि नागरिकों को कितना ज़्यादा लाभ होगा, ना कि ये कि हमारे पास कितना ज़्यादा पैसा आएगा। तो लोक सेवा प्रदान करते समय सरकार मेनली नागरिकों की लाभ पर, नागरिकों के प्रॉफिट पर ध्यान देती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तो फ्लाईओवर पर भी टैक्स वगैरह लगते हैं। किसी किसी फ्लाईओवर पर टैक्स लगता है कि आप अगर ये वाला रोड यूज़ करते हैं, फ्लाईओवर यूज़ करते हैं, तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। सरकार आपसे इनडायरेक्टली पैसा ले रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने वो फ्लाईओवर या वो रोड इसलिए बनाया था कि सरकार को उससे पैसा मिले, बल्कि सरकार जब उस रोड को बना रही थी तो उसका मानना यही था कि इस रोड को या इस फ्लाईओवर को बनाने से समय की बचत होगी, लोगों को मतलब जल्दी लोग अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे, ट्रैफिक कम होगा। मतलब ओवरऑल उसने जनता के लाभ पर ध्यान दिया। इसके साथ ही लोक सेवाओं की एक विशेषता ये है कि जब भी लोक सेवाएं दी जाती हैं तो वो या तो निःशुल्क होती हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं, या तो अगर फ्री नहीं है तब भी उसमें बहुत ही कम फीस ली जाती है। लाइक जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क नहीं होते, उसमें भी थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है, बट वो बहुत कम होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं तो उन बहुत 8वीं क्लास तक तो बिल्कुल भी फ़ीस नहीं ली जाती है। अगर हम सीबीएसई स्कूल्स की बात करें दिल्ली में, 9th वगैरह से अगर फ़ीस भी ली जाती है तो वो 3 महीने की फ़ीस आई थिंक 60 रुपये मेरे टाइम पर ली जाती थी। 3 महीने की 60 रुपये फ़ीस। तो ये निःशुल्क तो नहीं है पूरी तरह, बट इसकी फ़ीस बहुत कम थी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, डीयू वगैरह हैं, तो इनकी अगर हम फ़ीस को देखें, इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस को देखें
तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कंपैरिजन अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो। जैसे कि अब मान लीजिए मैं रेगुलर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी फ़ीस जो है वो 15,000 रुपये है। बट अगर दूसरे कॉलेज की देखूं जो प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो 2 लाख से कम नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो लोक सेवाएं होती हैं वो या तो बिल्कुल फ्री होती हैं, या अगर फ्री नहीं भी हैं तब भी बहुत ही कम फ़ीस ली जाती है। इसके अलावा लोक सेवा की, पब्लिक सर्विस की या सिविल सर्विस भी इसे कहते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता ये है कि सैद्धांतिक रूप से जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं वो न्याय संगत होती हैं। कहने का मतलब ये है कि सिद्धांत ये कहता है, थ्योरी ये कहती है कि जो पब्लिक सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो पारदर्शी होती हैं, वो निष्पक्ष होती हैं, समानता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, और मतलब पूरी तरह सही होती हैं, सबको एक बराबर नज़र से देखती हैं। ये कौन कहता है? ये सिद्धांत कह रहा है। सिद्धांत ये विशेषता बता रहा है। असली में क्या हो ये कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा लोक सेवा की एक विशेषता ये है, अगर हम सिद्धांत को साइड कर दें तो लोक सेवा की एक विशेषता ये है कि लोक सेवा में पारदर्शिता और प्रत्यक्षता यानी कि ट्रांसपेरेंसी कम होने के कारण इसमें भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। सिविल सर्विसेज में हम भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा देखते हैं, पब्लिक सर्विसेज में हमें भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत लोक सेवा के वितरण की। मतलब अब हम लोक सेवा के बारे में जितना भी कुछ पढ़ेंगे वो सब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। भारत में नागरिकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा सीमित सार्वजनिक संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए लगातार सार्वजनिक सेवाएं विकसित हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत में नागरिकों की आवश्यकताएं, ज़रूरतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं, संसाधन जो हैं वो सीमित हैं। इस कारण से जो सरकार है वो लगातार अपनी लोक सेवा को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है, विकसित करने की कोशिश कर रही है। अगर हम भारत में कुछ लोक सेवाओं को देखें तो जैसे कि कुछ सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे कि राशन कार्ड जारी करना, निवास या जाति प्रमाण पत्र देना, जारी करना, पानी या बिजली कनेक्शन स्थापित करना। तो ये कुछ प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं हैं या लोक सेवाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारी लोक सेवाएं हैं, कोई एक नहीं, लोक सेवाएं बहुत सारी हैं जो भी सरकार अपने नागरिकों को देती है। अब लोकतंत्र को गहरा करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, दक्षता लाने के लिए, लोगों की भागीदारी को लोक सेवाओं में बढ़ाने के लिए, सरकारी सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनका उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारे कार्य किए हैं। तो आइए अब हम उनको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की सरकार है उसके द्वारा सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर से बेहतर करने के लिए उसने कई सारे परिवर्तन किए हैं। देश में एक सुशासन, बहुत अच्छा शासन स्थापित करने के लिए कई सारी चीज़ें की हैं। जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना सामने आई है, डिजिटल इंडिया सामने आया है, सामान्य सेवा केंद्र जैसे कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो आइए थोड़ा सा अब हम इनको भी डिटेल में हल्का सा देख लेते हैं। जैसे कि आरटीआई भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में पास किया गया था। ये पास करने का उद्देश्य यही था कि सूचना का अधिकार लोगों को उपलब्ध इसलिए कराया गया ताकि लोग एक निर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत सरकारी सूचना कानूनी रूप से प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो सरकारी ऑफिस है उसके काम में पारदर्शिता लाई जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, वो जवाबदेह बना रहे, भ्रष्टाचार ना हो, इन सब चीज़ों के कारण और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सके, इसके कारण इस चीज़ को लाया गया था। तो आरटीआई का वैसे फ़ायदा क्या हुआ? आरटीआई का फ़ायदा ये है कि आरटीआई से एक निश्चित समय सीमा मिल जाती है आपको कि इन 30 दिनों के अंदर आपको, या जितने भी दिन होते हैं उस टाइम में आपको आपकी जो जानकारी चाहते हो वो मिल जाती है।
पहले कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी, पहले कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए कोई कंपलसरी नहीं था कि वो आपको सूचना दे, इन्फॉर्मेशन दे। बट अब क्या है, अब कंपलसरी है, आपके पास अधिकार है। तो इसके द्वारा लोक सेवा को काफ़ी बेटर करने की कोशिश की गई है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके इलाके में अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस बन रहा है या कोई गवर्नमेंट रोड बन रही है तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या किसी दूसरी चीज़ों के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये इसमें सरकार का कितना खर्च आया है, या सरकार इसके माध्यम से क्या करना चाहती है, सरकार के क्या उद्देश्य हैं। तो इससे संबंधित सूचनाएं आप आरटीआई के थ्रू पा सकते हैं। इसके अलावा हाँ, जो सेना से संबंधित या कोई इम्पॉर्टेंट सूचना होती है जो सरकार बताना नहीं चाहती, जो सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वो आपको आरटीआई के थ्रू नहीं मिलती है। बट वैसे हमारा तो मेन उद्देश्य यही है पर यहाँ पर अभी कि आरटीआई के द्वारा लोक सेवा को काफ़ी बेटर किया गया। न केवल आरटीआई, इसके अलावा राष्ट्रीय ई शासन योजना को लाया गया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को लाया गया। ई का मतलब ही होता है कि लाइक इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू अब गवर्नेंस को काफ़ी आसान बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि सेवाओं में दक्षता लाई जा सके, सरकारी लोक सेवाओं में दक्षता, इफ़िशियंसी लाई जा सके, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाई जा सके, विश्वसनीयता लाई जा सके। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिजिटलाइज्ड किया जा सके, उनका डिजिटलीकरण किया जा सके दस्तावेजों का। लाइक फ्रेंड्स, अभी आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई होगी, तो वो प्रूफ जो था, जो डॉक्यूमेंट था कि आपने वैक्सीन लगा ली है, वो आपको डिजिटली मिल गया, डिजिटली आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ई गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। ई गवर्नेंस का जो लक्ष्य है, इसका अंतिम लक्ष्य है सरकारी सेवाओं को नागरिकों के समीप लाना। जो सरकारी सेवाएं हैं उनको लोगों के पास लाना, ठीक है। इसलिए प्रभावी शासन को बढ़ावा देना आवश्यक है, मतलब शासन को भी ये बढ़ावा देना चाहता है। इसके अलावा आपने डिजिटल इंडिया का नाम सुना होगा। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश की गई। उसके माध्यम से, मतलब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लोक सेवाओं को सुधारने की कोशिश की गई। जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर चीज़ें आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन हो जा रही हैं। बहुत सारी सरकारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन आज के टाइम पर हो जा रही हैं। वैसे कुछ अभी कमियां भी हैं, बट फिर भी हम नॉर्मली कह सकते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ बढ़ गया है। तो ये डिजिटल इंडिया का एक प्रभाव है। इसके अलावा सरकार ने एक सेवोत्तम मॉडल ऑफ सर्विस डिलीवरी भी का प्रोग्राम भी लाया है, सेवा वितरण का सेवोत्तम प्रतिमान। सेवोत्तम का मतलब होता है उत्कृष्ट सेवा, यानी कि बहुत अच्छी सेवा, बहुत अच्छी सर्विस। ये शब्द हिंदी के सेवा और उत्तम दो शब्दों से बना है। फ्रेंड्स, यह एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है जो देश में सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता को आंकलित करता है। मतलब फ्रेंड्स, जो ये सेवोत्तम जो एक संस्था है, जो ये मॉडल है, वो क्या करता है, वो देखता है कि जो भी सरकारी सेवाएं, जो लोक सेवाएं लोगों को दी जा रही हैं वो किस तरह से दी जा रही हैं। लोगों को, आपको पता होगा, जो सिटीजन है इंडिया के, उन्हें सिटीजन चार्टर मिला हुआ है, नागरिक संहिता मिली है, नागरिक अधिकार। तो ये देखता है कि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, नागरिक संहिता का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा किसी नागरिक को उसकी सेवा कितने समय में मिलती है, कहीं समय से बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं मिल रही उसको सेवा। मान लीजिए कि आप सरकारी बैंक में गए, आपने एक अकाउंट खुलवाया और अकाउंट खुलने में आपको लग गए 2 महीने, तो ये देखेगा कि 2 महीने कैसे लग गए, तो ये मतलब रोक लगाएगा उसके ऊपर, मतलब कार्यवाही भी करेगा। तो ये देखता है। इसके अलावा कि किसी शिकायतकर्ता ने अगर कोई कंप्लेंट की है, शिकायत की है, तो उसको किस तरह से ऑफिस वगैरह में सॉल्व किया गया है और मतलब किस तरह से हल किया गया है। इसके अलावा ग्राहकों की क्या प्रतिक्रिया रही है सर्विसेज को लेकर, इन सारी चीज़ों को ये देखता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सेवोत्तम मॉडल ये देखता है कि किस हद तक लोक सेवाएं सही मायने में काम कर पा रही हैं
किस हद तक काम नहीं कर पा रही, ये बस देखता है। इसके अलावा नागरिकों को संहिता दी गई है, नागरिक संहिता, सिटीजन चार्टर, जिसके द्वारा वो अपनी सेवाओं को प्राप्त करने का कुछ अधिकार रखते हैं। हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो हमारे पास कई सारे अधिकार हैं नागरिक संहिता के रूप में। हालांकि बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। अभी हम आगे भी बात करेंगे। तो नागरिक संहिता हो गया। इसके अलावा लोक शिकायत निवारण तंत्र भी है, जो कि शिकायतों को सॉल्व करता है, लोगों की कंप्लेंट को देखता है, उसका उपचार करता है। इसके साथ ही देश में CSCs, सामान्य सेवा केंद्र सेंटर्स भी हैं, जो कि दूर दूर के ज़िलों में, दूर दूर के गांव वगैरह में नागरिकों को अपनी सेवाएं देते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा लोक सेवा को बेहतर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, जैसे कि RTI वगैरह, नागरिक संहिता, लोक शिकायत निवारण तंत्र, CSCs वगैरह, सामान्य सेवा केंद्र वगैरह। अभी हमने इसको समझ लिया। तो फ्रेंड्स, साथ में आप नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपका नोट्स तैयार हो सके। आप सारे पॉइंट्स को लिखते रहिए। पूरा जब आप लिख लेंगे तो एक बहुत अच्छी नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। और यकीन मानिए, जब आप इस नोट को अच्छे से लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोक सेवा वितरण में अवरोध। मतलब सरकार लोक सेवा दे रही है, लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है वो, बट फिर भी इसके क्या अवरोध हैं, क्या कौन सी चीज़ें इसे रोकती हैं, जिस कारण से लोगों को सही से लोक सेवाओं का फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो अब हम इसी को समझ रहे हैं। तो पहला अवरोध है कि निर्धनता के परिणाम स्वरूप लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्राप्ति के पश्चात भी निश्चित शुल्क का भुगतान करने में कठिनाई होती है। देखिए, अब गरीबी ज़्यादा है, जिस कारण से लोग अगर बहुत ही कम अमाउंट है तो उसको भी नहीं दे पाते हैं। लाइक अगर हम कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो मैं दिल्ली में जब स्कूल में था, CBSE में, तो वहाँ पर वैसे फ्री था स्कूल, बस 60 रुपये फ़ीस ली जाती थी। वैसे वो हमारी फ़ीस भी माफ़ थी, तो फ़ीस ली जाती थी वैसे। बट क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल थे वो कहते थे कि हमारे पास इतना पैसा आ गया है ऑलरेडी पहले की फ़ीस से, तो अब हम नहीं ले रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की नज़र में तो फ़ीस ली जाती थी। वो वैसे प्रिंसिपल हमारे अच्छे थे, तो वो फ़ीस 60 रुपये भी नहीं लेते थे। बट फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आते थे, 10th हो या 12th हो, तो जो गवर्नमेंट थी वो लगभग 2000 रुपये, 2500 रुपये, 1500 रुपये की डिमांड करती थी एग्ज़ाम फ़ीस की। तो जो गरीब फैमिली हुआ करती हैं, तो जब वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था 2000 रुपये देना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि गरीबी है, तो इस कारण से सरकार वैसे तो बहुत कम पैसा मांग रही है। 2000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पूरे साल में अगर खर्च करते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही जो DOSOL वगैरह में, इग्नू में जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट फिर भी 4000 रुपये, 5000 रुपये गरीब फैमिली के लिए, जो जिसके पास नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर यही मतलब है कि निर्धनता ही ज़्यादा है, जिस कारण से ये जो निःशुल्क सेवाएं हैं उसका पूरा फ़ायदा लोग नहीं उठा पाते हैं। इसका फ्रेंड्स एक और एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा। कहने का मतलब, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि मान लीजिए कि आपका कभी भगवान ना करे कोई केस हो, तो मान लीजिए कोई केस हो जाता है जिसके कारण आपको अदालत में जाना पड़ता है। अब अदालत में आपको, मतलब कोर्ट में, सरकारी वकील दिया जाएगा। बट आपको पता है सरकारी वकील तो आपको दिया जा रहा है, बट आपका फिर भी बहुत नुकसान हो जाता है। आप, सरकार तो आपको फ्री में सारी चीज़ें दे रही है, बट फिर भी आपका बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता है। लाइक आप अगर कोर्ट जा रहे हो तो आप पैसा लगा के तो जाओगे, वहाँ किराया लगा के तो आप वहाँ कोर्ट में पहुँचोगे। इसके अलावा आप अपना काम वगैरह छोड़ कर जाओगे, वहाँ कोर्ट में परेशान होगे। तो इस कारण से भी जो निःशुल्क सेवाएं हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट की जो सेवाएं हैं, उसका एक आम नागरिक, एक गरीब इंसान फ़ायदा नहीं उठा पाता है। इसके साथ ही इसका दूसरा जो अवरोध है वो है कि
अधिकतर ग्रामीण गरीब, सुदूर और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए वहाँ आधारभूत संरचना का अभाव होता है, जैसे बैंकिंग, चिकित्सा, शैक्षिक आदि। देखिए फ्रेंड्स, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, वो बहुत ही दूर के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, गाँव के इलाके में। अब जो बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे इलाकों में रहते हैं वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। लाइक उत्तराखंड की अगर हम बात करें, नागालैंड की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं। वहाँ तक बड़ी बड़ी सेवाएं जैसे कि बैंकिंग की सेवा, चिकित्सा की सेवा, हॉस्पिटल्स वगैरह या गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह, वहाँ पर पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बार लोक सेवाओं में निहित स्वार्थ देखने को मिलता है, जैसे कि जो राशन की दुकान के मालिक वगैरह होते हैं, जो राशन बांट रहे हैं, सरकारी अनाज बांट रहे हैं, वो कई सारी बोरियों को अपने गोदामों में रखवा देते हैं, और जब उनकी कमी पड़ती है उस अनाज की तो फिर वो उसको निकालते हैं महंगे दामों पर। तो निहित स्वार्थ भी इसका एक रेस्ट्रिक्शन या अवरोध है। इसके अलावा नागरिकों की आवश्यकता और लोक सेवा वितरण की प्रक्रिया के मध्य समय के तालमेल का अभाव भी इसकी इम्पोर्टेंस को कम कर देता है। फ्रेंड्स, कई बार हम जानते हैं कि हमें लोक सेवा मिल रही है, पब्लिक सर्विस मिल रही है, बट उस पब्लिक सर्विस में इतना समय लग जाता है कि उसका इम्पोर्टेंस रह ही नहीं जाती। अब दिल्ली में डीटीसी बस चलती हैं, बहुत ही मतलब अगर हम लेडीज़ों के लिए देखें तो बिल्कुल फ्री ही चल रही है बस, बट नॉर्मली बस कभी जल्दी टाइम पर मिलती ही नहीं है, या फिर कई और प्रॉब्लम्स होती हैं, सीट नहीं मिल रही या टाइम पर ही नहीं आती, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो इस कारण से भी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, तो लोग प्राइवेट चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो एक समय बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो बात हो गई डीटीसी बस का एक छोटा एग्जांपल है, बाकी आप बड़े बड़े एग्जांपल ले सकते हैं। सरकारी ऑफिस वगैरह में आप गए और ऑफिसर्स वगैरह ने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, आपको कई बार अपने ऑफिस में दौड़वाया, आपको कई चक्कर काटने पड़े उस ऑफिस के वगैरह के जो भी है। लाइक अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो आप चेकअप पे चेकअप करवाते करवाते ही आप जाना ही छोड़ दोगे, ऐसी हालत होती है। इसके अलावा लोक सेवा का एक अवरोधक ये है, एक कमी ये होती है लोक सेवा में कि भाषा कई बार एक बाधा बन जाती है। अब कई अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यकों का इलाका है, तो वहाँ पर भाषा के कारण लोग कई बार लोक सेवा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं लोक सेवा से। कई बार मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर इंग्लिश में कोई सरकार कुछ रूल्स वगैरह बनाती है, लोगों को दिए जाते हैं, इंग्लिश में लिखे वगैरह होते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या स्कीम वगैरह है, क्या रूल्स हैं, तो लोग उसका फ़ायदा वगैरह नहीं उठा पाते। लोगों की स्थानीय भाषाओं में नहीं लिखी जाती स्कीम्स वगैरह, जिस कारण से वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, समझ नहीं पाते। इसके अलावा नौकरशाही का व्यवहार, तो ये भी एक अवरोधक है लोक सेवा में, पब्लिक सर्विसेज में। फ्रेंड्स, नौकरशाही का व्यवहार हम जानते ही हैं कि कैसा होता है। जब कोई इंसान गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो आपने देखे ही होंगे कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर एक तानाशाह की तरह होता है, जो हैं वही हैं, जो उन्होंने कह दिया वही सब सच है। कई बार क्या होगा कि आपका मन करेगा कि आप उनसे सवाल करो, आप क्वेश्चन पूछो, बट वो आपको एक बार कह देंगे कि अब शांत हो जाओ, तो शांत रहना, तो आप बेचारे कुछ नहीं कह पाओगे। तो नौकरशाही का जो व्यवहार है वो बहुत ही कठोर होता है, स्पेशली जो ऊंचे पद पर लोग हैं उनका। तो इस कारण से भी कई बार लोगों को सरकारी सेवाओं का, लोक सेवाओं का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और है कि अपर्याप्त राजनीतिक शक्ति। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो भी अपर्याप्त है, वो उसका भी मन नहीं करता, सरकार का भी बहुत अच्छे काम करने का कुछ खास मन नहीं है। लाइक इसका एक एग्ज़ाम्पल है MPLADs। MPLADs का मतलब है कि MP वगैरह जो MP हुआ करते हैं, सांसद, उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है कि वो किसी इलाके में, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वो चूज़ कर लें कोई इलाका, उस निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें कुछ अच्छे काम करने होते हैं उस पैसे का यूज़ करते हुए। लाइक किसी सांसद को 1 करोड़ रुपए दे दिया गया और उससे कहा गया आप किसी क्षेत्र को चूज़ कर लो। उसने क्षेत्र को चूज़ कर लिया कि मैं दिल्ली का, मान लो चलो एग्जांपल कि दिल्ली का ये वाला इलाका लेता हूँ, तो उसका काम था कि उस इलाके में जो कमी है
उस 1 करोड़ रुपए से थोड़ा बहुत उसको पूरा करें, कुछ अच्छे काम करें। बट कोरोना वगैरह आया तो 2 सालों के लिए इसको मतलब पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया, रोक दिया गया। इसको एक भी पैसा MPLADS को नहीं दिया गया। तो अपर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसके अलावा लोक सेवा में एक अवरोधक है जन भागीदारी का अभाव। अब लोगों की भागीदारी बहुत ही कम होती है, लोग बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं सरकार की नीतियों में, योजनाओं में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो लोगों में थोड़ी सी अज्ञानता होती है, निरक्षरता होती है, जिस कारण से मतलब जागरूकता नहीं होती है, जिस कारण से वो इस किसी भी स्कीम वगैरह का या लोक सेवाओं का सही से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो इसीलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि सभी टॉपिक्स को समझाया जा रहा है, तो प्लीज़ बोर ना हो, टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये बहुत ही इजी चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा, बस वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लोक सेवा के अंतर्गत सुधारों की, कि लोक सेवा में क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला ये कि सेवा प्रदाताओं के पास स्पष्ट कार्यक्रम होना चाहिए, पर्याप्त आधारभूत व्यवस्था होनी चाहिए और निर्णय लेने में उनके पास लचीलापन होना चाहिए या उन्हें लचीलापन दिखाना चाहिए। देखिए, जो सेवा देते हैं, जो व्यक्ति लोक सेवक होते हैं, उनके पास अपना एक स्पष्ट कार्यक्रम हो, उनके पास बेसिक व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जिसके द्वारा वो सेवा दे सकें। इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप किसी दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आप देना भूल गए हैं और आपने ऑनलाइन ऑफिसर को दिखा दिया कि देख लीजिए ऑनलाइन मेरे फ़ोन में पड़ा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से आप प्रूफ ले सकते हैं। बट ऐसे सिचुएशन में भी कई बार वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें थोड़ा लचीलापन रुख अपनाना चाहिए। भाई वो रोबोट थोड़ी ना है जो आपको मतलब रिजेक्ट कर देंगे, वो उन्हें तो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, उन्होंने मेन डॉक्यूमेंट्स तो ले ही लिए हैं और ऑनलाइन भी वो आपका मतलब देख पा रहे हैं, तो वेरीफाइड आप हो गए हो। इसके अलावा एक अन्य समस्या जिसका समाधान किया जाने की आवश्यकता है वो है परिणामों का आकलन एवं परीक्षण करने की लिए एक प्रभावी तंत्र का अभाव है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो उपभोक्ता होते हैं, जो सेवा ले रहे हैं, उनकी क्या अपेक्षा है ये देखा जाना चाहिए। आखिर वो क्या चाहते हैं लोक सेवक से, वो सरकारी संस्थाओं से क्या चाहते हैं। इसके अलावा सरकारी सेवकों के द्वारा उन्हें क्या आश्वासन दिया गया था और हकीकत में उन्हें क्या दिया जाता है। मतलब आप चाहते क्या हैं, आपको क्या कहा गया और आपको आखिर मिला क्या, इन तीनों चीज़ों को देखा जाना चाहिए, इनमें सुधार होना चाहिए कि वास्तविकता में, असलियत में उस उपभोक्ता को जो कि किसी सरकारी दफ्तर में गया था उसको क्या मिला, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हुई, ये देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही नागरिक संहिता को अच्छे से विकसित करना चाहिए, मतलब जो नागरिकों के अधिकार होते हैं उसको अच्छे से डेवलप करना चाहिए। आपूर्ति की गई सेवाओं के विषय में सभी पक्षों को शिक्षित करना और सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रदर्शन का स्तर महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि सभी को जागरूक बनाना और ये देखना कि कौन कौन सी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, कौन सी संस्थाएं लोक सेवाएं अपना काम नहीं कर रही हैं, इन पर भी नज़र रखना। इसके अलावा नागरिकों की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या लोग सरकारी सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, उनको किस प्रकार की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और जहां तक संभव हो व्यापक बड़े लेवल पर जन भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक उचित वित्तीय प्रबंधन, एक ऐसा फाइनेंस मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। वैसे ऑनलाइन पेमेंट होने के कारण भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी भी देखने को मिली है, हालांकि बहुत सारे तरीके होते ही हैं भ्रष्टाचार के भी, बट हाँ, एक अच्छी वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था हो जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी आ सके। इसके अलावा नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए
एक विकसित प्रणाली होनी चाहिए, एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे सुधार किसी लोक सेवा में होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट 4 का चैप्टर 1 था, जो कि आज कंप्लीट हो गया। इसमें हमने लोक सेवाओं को अच्छे से समझ लिया, भारत में लोक सेवाओं की समस्या को देख लिया, इसमें क्या सुधार होने चाहिए इसको देख लिया। इसके अलावा हमने लोक सेवा के मतलब को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। फ्रेंड्स, आपने कई सारी लोक सेवाओं का उपयोग किया होगा। आपको कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देख लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।